गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं जय कुमार फिर से अपनी सफलताएं कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ मोहन जी यादव हैं, जिन्होंने रीट लेवल 2 में परीक्षा में पास करके अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, सफलता की कहानी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। हाँ, तो सर सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों के ऊपर बता दीजिए। मेरा नाम मोहनलाल यादव है। मैं गांव हाथनोदा का रहने वाला हूं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। काफ़ी लंबे समय से मैंने संघर्ष किया है सफलता के लिए टीचिंग लाइन से। अंत में मेरे को अभी रीट एग्ज़ाम 2023 में सफलता प्राप्त हुई है। हाँ, तो सर आपका जो एजुकेशन करियर है वो कैसा रहा सर? सर, मैं शुरू से ही क्या एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। मेरा शुरू से लगाव था टीचर बनना। मैंने जैसे 2009 में मैंने बीएड कर लिया था। बीएड करने के बाद से मैंने प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग करवाया काफ़ी समय तक। तो वो टीचिंग मेरा चलता रहा और उसी के साथ मेरी तैयारी भी चालू थी। यानी कि मेरा जो लक्ष्य था वो शुरू से ही गवर्नमेंट टीचर बनना था। तो सर इसमें और भी जैसे काफ़ी वगैरह जॉब होती है, साइंस मैथ में कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो आपने ये जो टीचिंग का जो हैबिट है आपकी, क्योंकि मुझे पढ़ाना है स्कूलों में, ये कहाँ से आया सर आपके? ये क्या है सर, शुरू से ही मेरे अंदर एक लगन थी। और जैसे सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, कोई क्या कर बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य था वो शुरू से यही था कि मैं एक टीचर बनूं, यानी और मैं भी अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को मोटिवेट कर सकूं, यानी उनको शिक्षा दे सकूं। ये मेरा लक्ष्य था। सर ने बताया कि आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ के उनके बच्चों को मोटिवेट करना, उनको अच्छे इंसान बनाना, ये सर का था। तो सर आप हमें ये बताइए कि आपने जो 11th में जो सब्जेक्ट ली थी आर्ट्स में, वो कौन कौन सी थी सब्जेक्ट थी आपके? सर, मेरे 11th के अंदर सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। हाँ जी सर। सर ने बताया कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स ये सर के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। तो सर जब आप 2009 में तैयारी स्टार्ट करे थे, तब आपने सेल्फ की थी या वहाँ से कोचिंग की थी आपने कैसे? नहीं सर, शुरू से मैंने सेल्फ ही तैयारी की थी। सेल्फ ही आपने पढ़ा? मैंने सेल्फ शुरू से लेकर के अंत तक मैं सेल्फ तैयारी करता रहा। साथ ही मैंने क्या है कि जैसे स्कूल भी ज्वाइन कर रखा था, प्राइवेट टीचिंग भी करवाता था। बाकी समय बचता था तो उसमें मैं सेल्फ तैयारी करता था, क्योंकि उस समय मेरे परिवार की स्थिति थोड़ी सी नाजुक थी। तो उस चक्कर से मैं कोचिंग वगैरह नहीं ले सका सर। तो सर आपने ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी लगना है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब भी इम्पोर्टेंट है, ये सब क्यों सर? जो सर, गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर होता है लाइफ के लिए। दूसरा, समाज के अंदर एक इमेज होती है। प्राइवेट जॉब से भी हम इनकम काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन जो इमेज गवर्नमेंट जॉब में है वो इमेज प्राइवेट जॉब में नहीं है। तो यही सोच करके मैंने गवर्नमेंट के लिए तैयारी की काफ़ी। मैं एक बार कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब लगूं, और मेरा लक्ष्य था वो केवल टीचर बनना। और तो सर आप जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, आपको प्राइवेट स्कूल में भी जाना था, वहाँ के जो काम धंधे उनमें भी ध्यान देना है, घर में भी ध्यान देना है, तो परिवार को भी आपने मैनेज किया और ऊपर से स्कूल में भी ध्यान दिया, तो ये सब कैसे मैनेज कर पाते थे सर आप? देखो सर, उसके लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ता था। शुरू से जैसा मैंने बताया, मेरे परिवार की स्थिति थोड़ी नाजुक थी। 2009 में मेरा बीएड क्लियर हुआ था। उसी दौरान जिसमें टीचिंग करवाता था प्राइवेट स्कूल में, तो उस समय मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहा करते थे। तो उनका भी जैसे दवा वगैरह का खर्चा ये भी देखना पड़ता था, इसलिए मेरे को सेल्फ ही तैयारी करनी पड़ती थी कोचिंग के लिए। मैं बाहर जा नहीं सकता था, क्योंकि घर पर पिताजी को भी संभालना था, माताजी बीमार रहती थी, उनको भी संभालना था। तो ऐसे करते करते मेरा ये संघर्ष चलता रहा। प्राइवेट स्कूल में कोचिंग टीचिंग करवाते करवाते फिर मैंने 2009 में खुद का स्कूल कर लिया था सर। मैंने 2009 में मैंने ग्राम हाथनोदा के अंदर संस्कार पब्लिक स्कूल नाम से मेरा खुद का पर्सनल एक स्कूल ओपन कर लिया था। उसमें गांव वालों का काफ़ी सहयोग रहा। उसे कम उम्र के अंदर ही गांव वालों ने मेरे ऊपर विश्वास करके अपने बच्चों को मेरे पास भेजा। स्कूल भी अच्छा चलता रहा, स्कूल ठीक चलता रहा, लेकिन फिर मेरे मन के अंदर वही एक फुनुस रहती थी कि मेरे को एक बार तो सरकारी जॉब लगना है। तो उस चक्कर में फिर मैंने 2014 के अंदर मेरे स्कूल को बेच दिया। उससे पहले 2011 के अंदर मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने सेल करके स्कूल को, फिर मैं तैयारी में लग गया था। फिर मैंने काफ़ी समय तक तैयारी की। 2012 का एग्ज़ाम दिया, 13 वाला एग्ज़ाम दिया, उनमें मैं बिल्कुल किनारे पे रहा। 2015 के अंदर मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया पॉलिटिकल साइंस से, उसमें मैं 2 नंबर से रह गया। फिर 2018 में मैंने रीट वाला एग्ज़ाम दिया, 2016 वाला रीट का एग्ज़ाम दिया। उन दोनों एग्ज़ाम में मेरे एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर थे,
यानी 120 से ऊपर नंबर थे मेरे। लेकिन उस समय क्या था कि वो थर्ड ग्रेड भर्ती थी, वो ग्रेजुएशन के नंबर उसमें 30% जोड़े जाते थे, और उस समय मेरे ग्रेजुएशन के अंदर परसेंट कम थी, तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन उन दो भर्ती में नहीं हो पाया था। फिर मैंने निराश होकर के तैयारी छोड़ दी थी 2018। साथ ही मैं प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करवाता रहा, फिर दूसरों के पास में जैसे चौमू चला गया, चौमू टीचिंग करवाता रहा, काफ़ी लंबे समय तक वो चलता रहा। फिर कोविड से पहले की बातें हैं सर, उस समय मैंने फिर टीचिंग लाइन को बंद कर दिया। फिर मैंने GNM कर लिया। बीच में जैसे मेरी तैयारी चल रही थी उसी दौरान मैंने GNM भी कर लिया था। फिर साथ ही मैंने अपना एक मेडिकल डाल लिया था सर, फिर मेडिकल क्षेत्र में चला गया। 2020 से मैं मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहा था। फिर जैसे ये अभी जो रीट वाली भर्ती आई, उसके अंदर वो पहला पेपर लीक हो गया, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे। पेपर लीक होने के बाद में दोबारा से उस एग्ज़ाम को करवाया, तो उसके अंदर सरकार ने निर्देश दिया कि अब वो 70-30 का रेशो ख़त्म कर दिया जाएगा, अब केवल डायरेक्ट एग्ज़ाम के आधार पर ही भर्ती होगी। तो फिर मेरे दिमाग के अंदर आया कि यार एग्ज़ाम तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, मैं हमेशा थर्ड ग्रेड भर्तियों के अंदर केवल वो 70-30 के चक्कर में ही अटका हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं तैयारी करता हूँ। फिर मैंने मेडिकल के ऊपर मेरे भतीजे को छोड़ा और मैं चला गया जोधपुर तैयारी करने के लिए उत्कर्ष में। उत्कर्ष कोचिंग से मैंने कोचिंग ली, वहाँ पर रह करके मैंने तैयारी की। यानी काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर तैयारी करते करते अच्छी तैयारी मेरी हो गई। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के सामने जैसे ही रिजल्ट आया तो सफलता थी, या जो परिणाम था वो मेरे सामने था। और सर जब मैं बात करूँ पिछले एग्ज़ामों की, जब आप हमेशा जब रिजल्ट देखते तब असफल रहते थे आप, और इस वाले में जब आपने रिजल्ट देखा तो आप बहुत खुश हुई। तो किसने आपको कॉल करके बताया कि आपका नंबर आ गया? ये आपको पता किसने आपको, आप घर पे थे, बाहर थे, आपके फैमिली में माहौल कैसा था, आप कितने खुश थे उस दिन? देखो सर, जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के आया था तो उस समय से ही मेरे को कंफर्म हो गया था कि अब की बार तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैं जोधपुर गया था कोचिंग करने के लिए, तो मैं केवल यहाँ से एक ही लक्ष्य लेकर के गया था कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम होगा और इसी एग्ज़ाम के अंदर मैं सफल होकर के आऊँगा। तो जैसे मैं एग्ज़ाम दे करके आया था, मेरी तैयारी थी, तैयारी के अकॉर्डिंग मेरा पेपर अच्छा हुआ था। तो मैंने घर वालों को भी आकर के बता दिया था कि अब की बार मैं ज़रूर सफल हो जाऊँगा। और इसकी सफलता के पीछे, यानी कि मेरी जो सफलता थी उसके पीछे मैं सबसे बड़ा हाथ मेरे छोटे भाई का मानता हूँ। लोगों की सफलता के पीछे बड़े भाई का, पिता का हाथ होता है, लेकिन मेरी सफलता के पीछे मेरे छोटे भाई का हाथ है। मेरा छोटा भाई ही पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता है, पोस्ट ऑफिस में बाबू है। तो वो हमेशा मेरे को एक ही बात कहता था कि तू तैयारी करता रहे, बाकी घर की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उसकी जो मोटिवेशन था, वो छोटे भाई का जो मेरे प्रति स्नेह था, उसके बदौलत मैं इस एग्ज़ाम को पास कर पाया। और सर एक निजी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे पिताजी आपके 2011 में एक्सपायर हुए, जी सर। और आप जॉब अब लगे, जो आप वैसे उनको दिखा नहीं सके, लेकिन वो ऊपर बैठे आज भी देख रहे हैं आपकी सफलता को। तो पापा से आपने कोई ऐसी बात सीखी हो आपने कि आप सच हमेशा आपको याद रहेगी, ऐसे उनकी ऐसी बात जो आपको हमेशा मोटिवेट करती थी, आपको हमेशा मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी, कोई ऐसी बात पापा की? देखो, मेरे पिताजी हमेशा सत्य पर चलने वाले व्यक्ति थे। शुरू से वो हमारे को एक ही बात सिखाते थे, कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ में गलत नहीं करना है। और मेरे पिताजी गरीबी के अंदर जीवन यापन किया पिताजी ने, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे को पढ़ाया। वो एक ही बात कहते थे, गरीबी ऐसे ही चलती रहेगी, आपको केवल पढ़ना है। पिताजी के बताए अनुसार हम उन्हीं कदमों पर चलते रहे और आज हमारे सामने नतीजा है कि हम सफल हो गए। बहुत अच्छी बात बताई। ये पिताजी का जो सबसे मेन मुद्दा, सत्य पे चलना, अच्छी बातें करना, अन्याय नहीं करना, ये सब रहा। तो सर एक और सवाल है मेरा कि जो SST विषय है, सामाजिक विषय है, उसको काफ़ी टफ माना गया है लेवल 2 में, आप रीट में कह लीजिए, सभी विषयों में मिला के। तो उस मुश्किल एग्ज़ाम को भी आपने पास किया, तो ये आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजी, कैसे आपने पढ़ा उसको, उसकी जो नोट्स कैसे बनाए, क्या कौन सी किताबें ली, उसके बारे में बताइए सर। ये सर, SST सब्जेक्ट वास्तव में आप कह रहे हो वो टफ होता है। टफ क्या होता है, SST का सिलेबस बहुत लेंथी है, तो उस वजह से वो सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। और मेरी जो पीछे की जो वैकेंसियों के अंदर असफलता थी, वो यही कारण था। क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करता था, लेकिन उसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होते थे जो रह जाते थे, वो अक्सर मेरे संपर्क में नहीं आ पाते थे, या मैं उनको तैयार नहीं कर पाता था। तो इसी वजह से अब की बार मैंने सोचा कि एक बार मैं कोचिंग और करके देख लूँ। तो वहाँ मैं कोचिंग में गया, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्कर्ष टीम को। यानी उत्कर्ष की जो फैकल्टी है, उन्होंने जो चीज़ें मेरे से पहले रह गई थी, उन्हीं
टॉपिकों के ऊपर उनका फोकस रहा, और उन्होंने जैसे वो टॉपिक बताए तो मेरा फोकस था कि बाकी चीज़ें तो मेरे को ऑलरेडी पहले से आती थी, जो चीज़ें उन्होंने नई बताई उन चीज़ों को मैंने तैयार किया और बार बार उनको मैंने रिवाइज किया। ये सर की सफलता का सबसे मेन कारण है। और मैं आपको बताऊं कि उसका जो टीम है वो बढ़ती जा रही है, उनका परिवार है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और अच्छी एक फैकल्टी है वहाँ पे। आप अध्ययन करें, पढ़ें। उन्होंने वाराणसी में, इलाहाबाद में खोला है सेंटर, जयपुर में खोला है, इंदौर में खोला है, और पूरे एक दिन ऐसा आएगा तो पूरी इंडिया में उनके सेंटर होंगे। बहुत अच्छी बात है। निर्मल गहलोत का ये जो सफ़र है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सर आपसे आगे जानेंगे कि अभी तो आप लेवल 2 में हैं, तो इससे आगे का जो प्लान है, लक्ष्य है, वो क्या है आपका? ड्रीम अब क्या है सर नेक्स्ट में? सर ड्रीम तो आगे मेरा है कि मैं आगे की जो वैकेंसियाँ हैं, वैसे तो वो जिस मेरा जो मेन लक्ष्य था वो तो मैंने आपको बताया कि मेरे को टीचर बनना था। तो अभी मेरा जो लक्ष्य है वो तो फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए है फिलहाल। तो अगर मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर एक बार अचीव कर लेता हूँ तो उसके बाद में मैं आरएस की तैयारी करूँगा सर। आरएस की तैयारी। तो सर ने बताया कि जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है वहाँ पे सर जाना चाहते हैं, उनका ड्रीम है। तो सर जो भी युवा अपने चैनल को आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे कि वो अपनी असफलता से कैसे सीखें, या फिर लगातार मेहनत करते जाएं और अपनी असफलताओं को ना देखें, बस मेहनत करते जाएं? उसके बारे में क्या कहोगे? देखो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि देखो असफलता जीवन का एक अंग है, यानी कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट ऊपर की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। ये मैंने खुद मेरे अनुभव के आधार पर देखा है। इससे अगर हमें ऊपर जाना है तो कुछ सीढ़ियों से चढ़ना ही पड़ेगा, डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकते। तो अगर जीवन में सफल होना है तो असफलताओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया है। 14 साल का वनवास खत्म हुआ है मेरा। वनवास खत्म किया। यानी 2009 से 2 में मैंने बीएड कर लिया था, तब से मेरी तैयारी कंटिन्यू चालू थी। 2023 में आकर के मेरे को सफलता मिली है। तो असफलताएं होंगी, असफलता आने पर व्यक्ति निराश हो जाता है। मेरे को बीच के अंदर 1-2 बार ऐसा लगा, मैं भी निराश हुआ। हालांकि जैसे मैंने बताया, जैसे मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करवाता था, तो मेरे को ज़्यादातर लोग हैं जो मास्टरी कहते थे यहाँ पर। फिर जैसे मैंने बीच के अंदर निराश होकर के 1-2 भर्तियों के अंदर निराश हुआ, तो मैंने पढ़ाई वगैरह छोड़ दिया था। मैंने सोचा अब आगे तैयारी नहीं करूँगा। फिर लोग ताने मारने लग जाते थे, लोग कहते थे कि ये बन गया सरकारी टीचर। तो वो ही बात कहीं मेरे चुभ गई, और अंत में फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को सरकारी टीचर तो बनना ही पड़ेगा। तो उन्हीं असफलताओं से सीख करके मैंने फिर मेहनत जारी रखी, और अंत में परिणाम आया कि मैं एक सरकारी टीचर बन गया। ये बहुत बात है कि सुल्तान फिल्म का भी एक डायलॉग है कि सफलता पाने के लिए बेइज्जती करवानी बहुत ज़रूरी है उससे। जब तक बेइज्जती नहीं होती, जब तक कोई टोकता नहीं, आलोचना नहीं होती, तो इंसान नहीं बढ़ता आगे। तो ये सर की बहुत अच्छी बात है, हम आज सीखेंगे सर से। सर कोई मोटिवेशन लाइन आपको याद है, कोई सुविचार हो, कोई अच्छी बात हो तो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को सर? देखो सर, मोटिवेशनल लाइन के लिए मैं आपको बताऊंगा, मैं मोटिवेशनल रूप से अगर मैं प्रभावित हूँ तो मैं हूँ डॉक्टर रमेश यादव से प्रभावित। राजधानी फाउंडा के जो डायरेक्टर हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ। मैं अक्सर उनके वीडियो देखा करता था, वो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनाते थे। तो उनके अंदर मैंने एक उनका वीडियो देखा था, एक IAS थे गोविंद जायसवाल के नाम से। तो गोविंद जायसवाल की मैंने उनकी जो स्टोरी थी, उनका बचपन देखा, उनकी जो बीता हुआ कल था वो देखा, तो उसी से मैं प्रेरित हुआ। तो उसके अंदर वो गोविंद जायसवाल अपनी डायरी के अंदर एक लाइन लिखते हैं, वो ही लाइन हमेशा मेरे को भी याद रहती थी। वो गोविंद जायसवाल हमेशा कहते थे कि ये खामोश ज़िंदगी हमें जीने नहीं देगी यारो, अगर ज़िंदगी में जीना है तो कुछ ऐसा काम करो जिससे लोग आपको याद करें। तो मेरी प्रेरणा के स्रोत में उस डॉक्टर रमेश यादव को मानता हूँ। सर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा अपनी बात को कि डॉक्टर रमेश यादव पंचकोड़िया राजधानी समूह के जो अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय मोटिवेटर भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उनसे सर ने प्रेरणा मिली। और सर आज अपने चैनल में अपने को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जो आगे का गोल लक्ष्य है RS बनने का, वो ज़रूर सफल हो, और फिर से हमें एक बार फिर से यहाँ पे आने का मौका मिले और हम सर का इंटरव्यू ले सकें। अपने चैनल की तरफ से सर को एक उपहार। और मैं फिर से कहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरी आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और आज कल ही दीपावली का त्यौहार गया है, तो सबको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को।